हमारा आज का एपिसोड डेडिकेटेड है स्वर्गीय श्री डॉक्टर अवधेश पांडे जी को। डॉक्टर अवधेश पांडे का एक सपना था भारत को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने का। एक जिक्र किया करते थे और एक रिकमेंडेशन दिया करते थे हल्दी पानी को लेकर के, टर्मरिक वाटर। सिर्फ और सिर्फ एक टर्मरिक वाटर हल्दी पानी से उन्होंने मौत के मुंह से मेरे बेटे को बाहर निकाला। वो कहा करते थे ट्रीटमेंट तो और भी डॉक्टर्स दे रहे हैं, कोई आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, कोई एलोपैथी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, सभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मैनर में उनको उनका जीवन जीना सिखा दिया जाए लोगों को, तो तभी ये भारत स्वस्थ भारत बन सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी वजह से उस पे हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन होता है, जिस कैल्सिफिकेशन की वजह से इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सारे डिजीजेस उसी वजह से आते हैं। अगर हमने उसकी कैल्सिफिकेशन को हम हटा पाए कुछ भी करके, तो हम इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। वो एक ही बात बोलते थे कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वो एडुकेट करना चाहते थे रादर देन ओनली ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने की वो कोशिश करते थे। दवाई सपोर्ट कर सकती है, दवाई एक बहाना बन सकती है, लेकिन आपको दवाई ठीक नहीं कर सकती। ठीक आपको राइट जीवन शैली, राइट लाइफस्टाइल ही कर सकता है। हमारे पास डिजीज़ कितने हैं? डॉक्टर पांडे इसका जिक्र किया करते थे 9,965 डिजीज़ हैं जो नॉन टू ह्यूमन मैनकाइंड है, लेकिन बीमार पड़ने के तरीके दो ही हैं, या तो पैथोजन बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा। लास्ट कोर्स उनका था वात दोष, जो उन्होंने कहा कि 85% ऑफ ऑल डिजीजेस आर ड्यू टू वात दोष, कि अगर वात दोष को ही संभाल लिया जाए तो 85% ऑफ डिजीज को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हो रखी है प्रॉब्लम तो हम उसको रिवर्स करा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। हमारा आज का एपिसोड डेडिकेटेड है स्वर्गीय श्री डॉक्टर अवधेश पांडे जी को। अवधेश पांडे जी, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। डॉक्टर अवधेश पांडे का एक सपना था भारत को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने का। उन्हीं का राइट हैंड कहे जाने वाले सिकंदर जी आज हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि डॉक्टर अवधेश पांडे जो रिसर्च कर रहे थे वो कहाँ तक पहुंची, और उनकी जो मुहिम थी उसको हम सभी मिल करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू आपका सिकंदर बुलाने के लिए जी। सिकंदर जी, डॉक्टर अवधेश पांडे जी के आप राइट हैंड कहे जाते हैं, आप उनके हर वक्त साथ में रहते थे, तो आज आप हमें उनके बारे में कुछ बताएं। इट्स बीन 6 मंथ्स, 6 महीने हो गए उनको हमारे बीच से गए हुए, बट अब इतने समय बाद इस चीज़ के ऊपर दोबारा बात हो रही है। अभी पीछे ही 6 महीने पूरे हुए हैं इस बात को, उनको गए हुए को, और उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन मैं एक बाय प्रोफेशन, अगर मैं अपने बारे में पहले बताऊं तो मैं एक इंजीनियर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। और मैं उनके बारे में कहूं, ये एक डॉक्टर के बारे में कोई एक इंजीनियर बैठ के कुछ कमेंट करे ये भी सही नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ रहा, वो मेरे लिए डॉक्टर से ज़्यादा मेरे फादर थे, और मैंने उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताया। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उस बेस पे मैं उनकी याद में कुछ चीज़ें आपके साथ आज ज़रूर डिस्कस करूँगा, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद उनसे जुड़ने का मौका मिला, और वो रीज़न भी उनसे जुड़ने का जो रहा वो मेरा बेटा था, जिसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ट्रीट किया, वो भी एक रात में मिडनाइट में जब मैंने उनसे कनेक्ट किया, जब वो मेरे लिए अननोन थे। रात के 12 बजे के आसपास की बात थी, जब मैं सारी जगह से हार थक गया था और मेरा बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने मुझे उस समय कांटेक्ट मेरा उनसे हुआ, और
उन्होंने मेरा कॉल भी पिक किया और ट्रीटमेंट भी बताया और मैंने किया घर में। और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो उनको फॉलो करते थे, जो उनसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, वो जानते होंगे कि वो एक जिक्र किया करते थे और एक रिकमेंडेशन दिया करते थे हल्दी पानी को लेकर के, टर्मरिक वाटर। सिर्फ और सिर्फ एक टर्मरिक वाटर, हल्दी पानी से उन्होंने मौत के मुंह से मेरे बेटे को बाहर निकाला। उस चीज़ ने मुझे हिला दिया और उस वजह से मैं मजबूर हुआ। और वैसे भी मैं इस लाइन में, हेल्थ एंड वेलनेस में काम करने के लिए पैशनेट था। मैंने अपना इंजीनियरिंग लाइन को वहीं पर छोड़ते हुए अपना पूरा का पूरा फील्ड शिफ्ट करके मैंने उनको ज्वाइन किया उसके बाद, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा सेफगार्ड हो गया था, बच गया था। उनके एक छोटे से एक हल्दी पानी वाला जो उनका एक रिसर्च, जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो रिसर्च था, लोगों को लगेगा कि वो नुस्खा ही था, वो नुस्खा नहीं था। उनके जाने के बाद भी आज मैं उसकी इम्पोर्टेंस जानता हूँ कि उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, वो कैसे एंटीऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के चीज़ों को फुलफ़िल करता था और कैसे वो ट्रीट करता है। आज भी हल्दी पानी जिस पेशेंट को रिकमेंड किया गया है, जो बहुत सारे लोग, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो जानते होंगे कि उससे कितना बेनिफिट उनको मिला। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बट उनका एक सपना था, वो कहते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत, जब उनसे कोई पूछता था कि आप स्वस्थ भारत जो जोड़ रहे हैं, वो आप आदरणीय मोदी जी की ये 2 लाइनों के बाद आपने अपनी लाइन जोड़ी है स्वस्थ भारत की, तो ऐसा क्यों? तो वो कहा करते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी हो पाएगा जब स्वस्थ भारत होगा। और स्वस्थ भारत के लिए उनका एक दर्द था कि कोई स्वस्थ भारत के लिए काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा अपने अपने लेवल पे जो जिसने भी विद्या ग्रहण करी है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उसी को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, रादर देन वो एक होलिस्टिक मैनर में और इंटीग्रेटेड मैनर में लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएं, लोगों को स्वस्थ कर पाएं, क्योर दे पाएं। ऐसा वो कहते थे कि ऐसा हो नहीं रहा है। बाकी थर्ड आई में जो मेरा रोल था, वो डॉक्टर अवधेश पांडे जी तो डॉक्टर थे, ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, वो एक डॉक्टर थे। और मेरे पास उन्होंने सारा ऑपरेशंस छोड़ रखा था, जितना भी ऑपरेशन होता था थर्ड आई ब्रांड का, वो सब मैं ही देखता था, सारी चीज़ें मैं ही करता था। उनकी एब्सेंस में भी और उनकी प्रेजेंस में भी उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था। अनफॉर्चुनेटली हमने एक ऐसे युग पुरुष को खोया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में अपनी डॉक्टरी के साथ होते हुए भी, अपना एक MBBS MD क्वालिफाइड डॉक्टर होते हुए भी, वो हर चीज को उस पर्सपेक्टिव से देखते थे। हर वो ज्ञान उन्होंने अर्जित कर रखा था, हर चीज उन्होंने पढ़ रखी थी, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो कोई सी भी हीलिंग मोडालिटी हो, वो सब चीज का ज्ञान रखते थे। सभी चीजों को इंटीग्रेट करके पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट बताते थे। और उससे ज़्यादा उनकी जो कोशिश थी वो एडुकेट करने की थी, रादर देन ट्रीटमेंट देने की। वो कहा करते थे ट्रीटमेंट तो और भी डॉक्टर्स दे रहे हैं, कोई आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, कोई एलोपैथी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, सभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मैनर में उनको उनका जीवन जीना सिखा दिया जाए लोगों को, तो तभी ये भारत स्वस्थ भारत बन सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अवधेश पांडे थर्ड आई पर भी बहुत बात किया करते थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, थर्ड आई उनका हॉस्पिटल का नाम था। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे उनके फॉलोअर्स थे, कुछ बहुत सारे फैंस थे, जिनका ये बार बार ये क्वेश्चन उठता रहा कि थर्ड आई नाम क्यों रखा। बहुत सारे जो अदर रिलीजन के जो लोग होते थे, कई अलग तरह के पंथों को, धर्मों को मानने वाले लोग, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया कि ये थर्ड आई तो भगवान शिव की वजह से इन्होंने रखा है, तो अगर इसको शिव का तीसरा नेत्र समझे जाने वाला थर्ड आई समझा बहुत सारे लोगों ने, तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो डॉक्टर पांडे का थर्ड आई नाम रखने का जो पर्सपेक्टिव था, वो
पीनियल ग्लैंड की वजह से था। जैसा कि सब जानते हैं कि वो रिसर्च कर रहे थे पीनियल ग्लैंड के ऊपर, तो पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो उनकी रिसर्च थी वो उसी के ऊपर लेट नाइट तक, रात में भी उन चीज़ों को यूजुअली पढ़ा करते थे, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें अध्ययन करा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग। और वो कई बार कई लोगों से, मुझसे भी इस रिगार्डिंग डिस्कशन किया करते थे। तो जो पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो उनका क्रक्स था, जो उनकी रिसर्च थी, उससे निकल के क्या आया जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो जितने भी उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाए, जितने भी डाइट प्रोटोकॉल बनाए, लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल बनाए, जो पेशेंट को वो दिया करते थे, कैंसर वालों को एक अलग प्रोटोकॉल दिया जाता था, ऑटो इम्यून डिजीज वालों को वो एक अलग प्रोटोकॉल देते थे। इस तरीके से 7-8 तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उन्होंने अलग अलग निर्धारित करे। उसमें जितना कुछ भी मेंशन था वो सारा का सारा पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करने के लिए ही लिखा गया था। उनका ये मानना था और उनकी ये रिसर्च थी कि पीनियल ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड होना चाहिए, जबकि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो इस बात को मना करते थे, वो इस बात को खंडित करते थे और कहते थे कि पीनियल ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जैसे कि हम समझते हैं, हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी वजह से उस पे हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन होता है, जिस कैल्सिफिकेशन की वजह से इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सारे डिजीजेस उसी वजह से आते हैं। तो उनका यह कहना था कि अगर हमने इसकी कैल्सिफिकेशन को डीकैल्सिफाई करा, अगर हमने उसकी कैल्सिफिकेशन को हम हटा पाए कुछ भी करके, तो हम इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसी कोशिश में और जनरल वेलनेस में कि उसमें कैल्सिफिकेशन हो ही ना, तो उन्होंने जितने भी प्रोटोकॉल डिजाइन किया, जितनी भी बातें बोली, सब की सब रिसर्च, सब की सब बातें सिर्फ एक ही चीज के लिए थी, दैट इज द थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, उसको डीकैल्सिफाई करने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, आप गलत फूड लेते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। आप किसी की निंदा करते हैं, आप किसी को गुस्सा करते हैं, किससे ईर्ष्या करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप जो भी करते हैं उसका एंडलेस इफेक्ट पीनियल ग्लैंड के ऊपर होता है। या तो उस पे कैल्सिफिकेशन होगा या उसका डीकैल्सिफिकेशन होगा। अब जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उस पे, उसकी कैल्सिफिकेशन अगर होती है पीनियल ग्लैंड की, तो उसी वजह से सारे रोग बनते हैं। अब डॉक्टर पांडे का जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल था, आप उसमें से कुछ चीजों को उठा लीजिए, जैसे हल्दी पानी पीना, या फिर आपने जो लोग उनको फॉलो करते थे उन्होंने सुना होगा, वो कहते थे कि मिट्टी का यूज करिए, अभिमंत्रित मिट्टी, और मिट्टी को वो थर्ड आई पे, यानी कि हमारे जहां पर हम टीका लगाते हैं वहां पर लगाने के लिए कहते थे कि आप मिट्टी लीजिए, रोज सुबह इसका टीका लगाइए, मिट्टी से चेहरे को धोइए, मिट्टी से नहाइए। तो वो इन चीजों का जिक्र करते थे। हल्दी का भी टीका लगाने के लिए कहते थे, और इवन घास पे नंगे पांव चलने के लिए कहते थे। यूजुअली उनकी एक बात बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती थी, जो वो अक्सर कहा करते थे कि जिनके पांव जमीन पर नहीं होते वो ज्यादा समय तक जमीन पर नहीं रहते। तो वो इसीलिए कहा करते थे कि आप अपने पांव जमीन पर रखें और आपका उससे पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई होने लग जाए। वो योग की बात करते थे, योगशाला के तहत वो जितना योग के ऊपर बात करते थे, वो योग को योगा नहीं कहते थे। वो कहते थे कि योगा वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, योग भारत से आया है, ये योग भूमि है, बाकी सब भोग भूमियां हैं। ये उनकी वर्डिंग होती थी। तो योग को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? उन्होंने साफ कहा योग का मतलब खाली पोस्चर नहीं है, जो योगिक पोस्चर होते हैं वो योग नहीं है। उन्होंने योग का मतलब अष्टांग योग बताया, जो हम सब लोग जानते हैं। बट लेकिन जैसे ही योग का नाम आता है हमारे माइंड में एक ही पिक्चर आती है कि हम किसी योग के पोस्चर की बात कर रहे हैं। तो वो कहा करते थे कि अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, जिसमें यम नियम और बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें प्रत्याहार आता है। फास्टिंग पे वो जोर दिया करते थे। वो साफ बोलते थे कि अगर अष्टांग योग समझ आ जाए किसी को,
तो उसका जीवन सुधर जाएगा, उसको जीवन जीना आ जाएगा, उसका पाइनल ग्लैंड डीकैल्सिफाई हो जाएगा। जितना वो पाइनल ग्लैंड के ऊपर बात करते थे, वो 9 ग्रह की बात करते थे कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। वो कहा करते थे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि 9 ग्रह बाहर हैं, बिल्कुल हैं, आप उनकी पूजा भी करते हैं 9 ग्रह की, लेकिन वो कहा करते थे कि 9 ग्रह आपके अंदर भी हैं। वो 9 ग्रह कौन से हैं? वो 9 माइक्रोबायोम्स हैं। उन 9 माइक्रोबायोम्स को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपने अपने 9 ग्रह की पूजा कर ली। इससे आपका पाइनल ग्लैंड ही एंडलेस डीकैल्सिफाई होने वाला है। वो जितने भी तरह की वाटर थेरेपीज के बारे में बात करते थे, वो आपने सुना होगा, अलग अलग तरह के पानी पीने के लिए कहते थे अपनी वीडियोस में कि 1 गिलास ले लो, उसके अंदर आप 1 टीस्पून जीरा डाल दो, दूसरा गिलास ले लो, उसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाल दो, तीसरा गिलास ले लो, उसमें हल्दी डाल दो, उसमें नींबू निचोड़ दो। तो इस तरीके से कई तरह के वैरायटी ऑफ वाटर, अल्कलाइन वाटर, लिविंग वाटर, ये सारी चीजों पे वो बात किया करते थे। ये सारी चीजें किस लिए होती थी? अगर ये बॉडी को अल्कलाइन कर रही हैं तो ये फाइनली कहीं ना कहीं डीकैल्सिफाई कर रही हैं पाइनल ग्लैंड को। साथ के साथ पॉजिटिव थिंकिंग, मनोमय कोश की वो बहुत बात करते थे, मन की बात करते थे, और किसी की निंदा ना करना। और इवन सारी चीजों के बाद जब उनसे मैं पर्सनली बात करता था तो वो एक ही बात बोलते थे कि देखो, मैंने वीडियो में भी कई बार बोला है कि हमें हाथ जोड़ के चलना है, हाथ तोड़ के हम बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे और हमारी भी गति नहीं हो पाएगी, और हम स्वस्थ भारत का सपना तो भूल जाएं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की उनकी बातचीत थी। और उनका जो पूरा रिसर्च का निचोड़ था कि हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी करते हैं, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें, अगर हम इसमें चीजों को सुधारने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पिनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई कर पाएंगे। और अगर हम इसको डीकैल्सिफाई कर पाए तो हमारे लिए कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है कि जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। हम हर चीज को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे के पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और ठीक होकर के भी जाते थे, लेकिन कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं भी होते थे और वो नाराज भी रहते थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सारी वीडियो कंसल्टेशंस उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में करी। बहुत सारे पेशेंट से 101 मिले, अपने हॉस्पिटल में मिले, अलग अलग जगह कैंप किया उन्होंने, बहुत ट्रैवल किया उन्होंने, ऑलमोस्ट पूरे भारत में हर जगह भ्रमण किया। जो उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उनके बारे में सुना है, देखा है, तो वो ये बात जानते होंगे कि वो यूजुअली बहुत ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, कैंप करते थे, लोगों से 101 बात करते थे। तो उनकी एंडलेस कोशिश क्या थी? बहुत सारे पेशेंट हैं आज की डेट में भी जो उनसे उतना लाभ नहीं ले पाए या क्योर नहीं मिला। कुछ हद तक रिलीफ मिला लेकिन परमानेंट क्योर नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो प्रॉपर ठीक हुए। लेकिन उनकी इसमें पूरे तरीके से कोशिश क्या थी? वो क्या करना चाह रहे थे? वो एक ही बात बोलते थे कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वो एडुकेट करना चाहते थे रादर देन ओनली ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने की वो कोशिश करते थे। वो अक्सर अपनी कंसल्टेशंस में कहा करते थे, जब पेशेंट आके उनसे पूछता था या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता था वो उनसे क्वेश्चन करता था कि डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे, कोई गारंटी दे दीजिए, ये ठीक तो हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया है, हमने आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथी से लिया, एलोपैथी से लिया, हम हर जगह धक्के खा के आ चुके हैं, हमने बहुत पैसे लगाया, क्या इसकी कोई गारंटी है कि वो ठीक हो जाएंगे? वो इस तरह के क्वेश्चन करते थे। डॉक्टर पांडे एक ही आंसर करते थे कि गारंटी अगर लेनी है तो गारंटी मेरे से मत मांगिए, गारंटी ऊपर वाले से लीजिए, जिन्होंने बनाया है। मैंने नहीं बनाया है, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरी तरफ से तो कोशिश होगी, मैं आपको सिखा सकता हूं जीवन जीना, और मैं आपको उसी से रिलेटेड आपका लाइफस्टाइल ठीक कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, करना आपने है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कहीं ना कहीं ये है कि अक्सर जो लोग उनके पास आया करते थे वो सोचते थे कि डाइट चार्ट दे दी, और ये वाले डॉक्टर तो दवाई भी नहीं देते, कोई रिकमेंड नहीं करते। अक्सर डॉक्टर पांडे कहा करते थे कि कोई भी दवाई हो, दवाई से आप ठीक नहीं होंगे, आपकी सेल्फ हीलिंग पावर से आप ठीक होंगे। तो आप उससे जितना जल्दी ठीक होंगे, जितना जल्दी आप अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करा के ठीक होंगे, और कोई ऑल्टरनेट आपके पास है नहीं। दवाई सपोर्ट कर सकती है, दवाई एक बहाना बन सकती है, लेकिन आपको दवाई ठीक नहीं कर सकती। ठीक आपको राइट जीवन शैली, राइट लाइफस्टाइल ही कर सकता है।
तो ये बात वो जब बोला करते थे तब भी लोग उनके डाइट चार्ट पे स्ट्रिक हो जाते थे। अब बहुत सारी चीजें डाइट चार्ट में नहीं होती है, इसीलिए वो कहा करते थे कि मेरी वीडियोस आप देखिए, मैंने उसमें बताया है, मैंने उसमें समझाया है। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं ही वॉज अ दैहिक आध्यात्मिक हीलर। वो अपने आप को बोलते भी थे कि मैं दैविक और आध्यात्मिक हीलर हूं, मैं इन तीनों चीजों को हील करने की कोशिशों में हूं। तो इन तीनों चीजों को हील करने के लिए उन्होंने बार बार जिक्र किया कि 5 जो कोशाज हैं हमारे, उन सबको बैलेंस करना पड़ेगा, उन सबको क्लींस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ठीक रह सकते हैं, और अगर कोई डिजीज है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट्स जिनको लाभ मिला, जो ठीक हुए, जो स्वस्थ हुए, उनका कहीं ना कहीं ये पीछे बिहाइंड उनका जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री रहा, उनका जो ट्रीटमेंट जैसा चला, वो कहीं ना कहीं इस बेस पे जरूर रहा कि वो कहीं ना कहीं अपने इन 5 कोशों में से 2 या 3 कोश पे एक्टिवली वर्क कर पाए, वो ठीक हो पाए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फूड एज मेडिसिन की वो बात किया करते थे, लेट फूड बी दाई मेडिसिन की वो बात किया करते थे, उसी को ही प्राइमरली अपना गोल बना करके बहुत सारे पेशेंटों ने उसी को फॉलो किया और उनको रिलीफ मिला, लेकिन फाइनली क्योर नहीं मिल पाया। क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि जब तक आप अपने 5 कोश को, 5 के 5 कोश पे एक्टिवली काम नहीं करेंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो एक एजुकेशन आपको दे सकता हूं, मैं बता सकता हूं, काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो फायदा उनको बेसिकली सबसे ज्यादा मिला जिन्होंने अपने 5 कोशों पे या फिर एटलीस्ट 2-3 कोशों पे काम किया, उनको बेसिकली क्योर जल्दी मिला, रादर देन उनके जो दूसरे लोग थे जिन्होंने खाली अपने फूड एज मेडिसिन पे ही काम किया, लेट फूड बी दाई मेडिसिन पे काम किया, उनको रिलीफ मिला या फिर उनको प्रॉपर क्योर नहीं मिल पाया। सिकंदर जी, ये 5 कोश कौन से हैं और ये कैसे इन पे काम किया जा सकता है, कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है? जी, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। पहले तो ये 5 कोश कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो 5 कोश का जो ज्ञान है, जो डॉक्टर पांडे ने जो नॉलेज दिया मुझे, इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और बहुत सारे पेशेंट्स की, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आए। ये कोई उनकी तरफ से रिसर्च की हुई चीज़ नहीं थी, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे वेदों में ये चीज़ों का मेंशन है 5 कोश का। और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि अक्सर हम खाली अपने भोजन को ही दवाई मान के, औषधि मान के उस पर काम करते हैं। उससे होता क्या है कि अगर 100 पेशेंट है तो 100 के 100 को रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके यही कारण है कि वो जब तक अपने अदर जो दूसरे हमारे कोश हैं उस पर काम नहीं करते हैं तो वैसा वाला रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो 5 कोश हमारे कौन कौन से हैं? हमारा पहला कोश है अन्नमय कोश, जिसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, 5वां है आनंदमय कोश। ये 5 कोश है। इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक एक को मैं पहले बताता हूं, फिर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूं कि इसकी क्या भूमिका रहती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए ये जानना भी, और इसके बारे में मंथन करना, इसके बारे में सोचना, और इस पे जो भी हम इस पे अगर कुछ एक्टिवली कुछ अपने लिए काम कर सकते हैं तो हम सबको ही उस पे कुछ ना कुछ काम करके उसको क्लींस करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। तो अन्नमय कोश इज द फिजिकल शीट, जो बॉडी आपको जैसे अभी दिख रहा है, मैं जैसे दिख रहा हूं, तो ये अन्नमय कोश है। ये अन्न से बनी है, ये ब्रह्म से बनी है, भोजन से बनी है, क्योंकि ये दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, दैट इज द वाइटल फोर्स, एनर्जी है वो, यानी कि वो प्राण है। जो डॉक्टर अवधेश पांडे जी बार बार कहा करते थे, प्राणमय कोश से आप प्राणायाम वर्ड निकलेगा। प्राणायाम का मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है, आप इसको मिस्टेक मत करिएगा। प्राणायाम इस प्राण का व्यायाम। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, प्राण इज व्हाट? आपका लाइफ फोर्स, आपकी जीवनीय ऊर्जा। तो अगर ये एनर्जी है, ये प्राण है, तो प्राण का व्यायाम, क्योंकि पूरी बॉडी में जब तक उसका व्यायाम नहीं होगा, जब तक उसका सर्कुलेशन नहीं होगा, तब तक हमारी बॉडी जीवित नहीं रहेगी। अक्सर वो अपनी वीडियोस में कहा करते थे कि हम जलवायु पे ही तो टिके हैं,
अगर हमने अपना जल और वायु दोनों को बैलेंस कर लिया तो हमने अपने जीवन को बैलेंस कर लिया, हमने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया। और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके सब वाटर एंड एयर, जल और वायु के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जितना भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो जल और वायु के थ्रू ही मिल रहे हैं, जो कि ब्लड के साथ मिलके वहां तक पहुंचता है। वो सारा का सारा वायु के थ्रू उनको ऑक्सीजन मिल रही है, जो कि एक वाइटल एनर्जी फोर्स के लिए ऑर्गन्स को चाहिए। तो प्राणमय कोश का ये इंपॉर्टेंस है कि प्राण का व्यायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस यानी कि प्राणायाम या नाड़ी शोधन या ब्रीथिंग, जिसको आजकल ब्रीथवर्क के नाम से बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं मार्केट में। आप सिंपल ब्रीथिंग भी करते हैं, अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, जिसको डॉक्टर पांडे बार बार रिकमेंड करते थे कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, तो डीप ब्रीथिंग जब आप करते हैं तो उसमें आप किक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्राण को। तो ब्रीथिंग इज अ किक स्टार्ट फॉर प्राणायाम, बट इट्स नॉट, प्राणायाम इज नॉट अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो प्राणमय कोश जो हमारे अंदर जो एनर्जी सोर्स है, जो हमारा जो लाइफ फोर्स है, उसका व्यायाम वो हमारा प्राणमय कोश है। इसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश 99.9% जो डिजीजेस हैं, हमारे पास डिजीजेस कितने हैं? डॉक्टर पांडे इसका जिक्र किया करते थे, 9,965 डिजीजेस हैं जो नॉन टू ह्यूमन मैनकाइंड है। लेकिन बीमार पड़ने के तरीके दो ही हैं, या तो पैथोजन बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा। ये दो ही तरीके हैं। लेकिन इसमें इतने सारे डिजीजेस में 99.9% डिजीजेस में जो मेजर रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, वो मनोमय कोश करता है। दैट इज आवर माइंड, हमारा मन। अब आज की डेट में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, जिसकी लाइफ में चिंता नहीं है। सबके सब स्ट्रेस में है। तो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, डिप्रेशन से कहीं ना कहीं हमारा मनोमय कोश अफेक्ट होता है। इसी से ही वो चलता है। साथ के साथ मनोमय कोश में जो चीजें और अफेक्ट करती हैं, अगर मैं किसी से गुस्से से बात करता हूं, अगर मैं क्रोध करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, अगर मैं किसी से द्वेष भावना रखता हूं, अगर मैं अहंकार में रहता हूं, ये सारी चीजें मेरे मनोमय कोश को अफेक्ट करती हैं। फिर इसके बाद जो कोश आता है वो आता है विज्ञानमय कोश। अक्सर डॉक्टर पांडे इसके बारे में भी बात किया करते थे। वो कहा करते थे कि विज्ञान, इसका कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है। साइंस जो है वो विज्ञान नहीं है। वो अक्सर कहा करते थे। विज्ञान को अगर हम तोड़ के देखें, जो वो बताते थे, विशेष ज्ञान, हमारी जो जितनी भी जनेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, और भी कई सारी चीजों से हम जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसका हमारे अंदर मंथन होता है और वो हमारा विशेष ज्ञान बनता है, जिसे हम कहते हैं विजडम। और अक्सर एक बात और वो कहा करते थे कि विजडम किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता है, ना पढ़ाया जाता है। विजडम अपने आप से आती है, अंदर से आती है, वो अपने एक्सपीरियंस से आती है, वो अपना विज्ञान होता है जो हम खुद अर्जित करते हैं एक्सपीरियंसेस करके। तो अगर हमारी विजडम कुछ ऐसी होती है कि हमारे उससे कुछ हॉबीज निकल के आती हैं, या हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं करनी, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, अगर मुझे इस चीज से वंचित रखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये विजडम बॉडी है, या मैं अपनी विजडम को डेवलप ना कर पाऊं, या मेरे को विजडम को यूज करने ना दिया जाए। अगर इस कोश में किसी भी तरह की, विज्ञान में कोश में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आए, या ये क्लीन नहीं है, इसमें किसी भी तरह की बाधाएं हों, इससे भी डिजीज बनता है। इससे हमारा मनोमय कोश प्रभावित होता है, जो कि हमारा मन होता है। फिर मन से हमारा प्राणमय कोश प्रभावित होता है। ये चीजें ट्रेवल करती हैं चौथे कोश से तीसरे कोश, तीसरे कोश से दूसरे कोश, दूसरे कोश से पहले कोश पे। जब ये प्राणमय कोश पे आती हैं तो मन में चिंता होती है। हम अक्सर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसी बात सुन ली है, या मैं इतना लाइफ में परेशान हो गया हूं, मेरे को तो ऐसा लगता है अब मेरे प्राण ही रुक जाएंगे।
तो प्राणमय कोश पे कहीं ना कहीं बात आ गई है। धीरे धीरे जब वो ऐसी स्थिति बनी रहती है हमारे साथ, तो धीरे धीरे वो चीज अनोमय कोश में आती है और हमें वो एक डिजीज का रूप लेकर के हमें वो दिखने लगती है कि भाई हमारे तो बॉडी में इस ऑर्गन में ये डिजीज हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कैंसर हो गया। अक्सर कैंसर में हम ट्यूमर को निकाल देते हैं, लेकिन हम बाकी के कोशों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम जब उसको ऑपरेशन करके, कीमो करके, रेडियोथेरेपी करके हम उसको निकाल देते हैं। और जब हम उसको निकाल देते हैं, उसके बाद फाइनली क्या होता है, कुछ समय बाद कैंसर दोबारा आ जाता है। वो दोबारा क्यों आया? वो मनोमय कोश की वजह से आया, वो विज्ञानमय कोश की वजह से आया, वो प्राणमय कोश की वजह से आया। हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपनी डाइट को सही कर लिया कि अब तो दोबारा हमें कैंसर नहीं आएगा। हमने तो अपनी बाकी चीज़ों को संभाल लिया। हमने तो ये सोचा कि हमने तो कैंसर जितने भी सेल्स थे, हमने एक एक को अच्छे से हमने उनको मार दिया है, रिमूव कर दिया है, पूरा बॉडी से इरेडिकेट कर दिया है, हटा दिया है हमने कैंसर। अब तो वो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो आता है बाकी जितने भी हमारे कोश हैं उनकी वजह से, और उनसे ट्रेवल होकर के वो दोबारा आता है। अक्सर जो कैंसर के पेशेंट आज भी सरवाइव कर रहे हैं, जिनका कीमो भी हुआ, जिनका रेडियो भी हुआ, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं और पूरा उससे लड़के जीत चुके हैं। डॉक्टर पांडे इस बारे में वीडियो पे शायद नहीं बोल पाए, लेकिन वो मुझसे जिक्र करते थे कि इसमें सारा का सारा रोल हमारे पीनियल ग्लैंड का और हमारे पांचों कोश का है। अगर हमें स्वस्थ भारत बनाना है और कैंसर फ्री भारत बनाना है, तो इसके लिए पांचों कोशों का क्लींस होना जरूरी है। तो मैं उनसे पूछा करता था कि उन पेशेंट्स का क्या? आप बाकी पेशेंट्स को तो कह रहे हैं कि कीमो मत कराना, उन्होंने तो नहीं कराई और आपके प्रोटोकॉल पे आए। उसमें से कुछ पेशेंट अच्छे हो पाए, बहुत सारे नहीं अच्छे हो पाते थे, क्योंकि हम डॉक्टर पांडे किस चीज पे काम कर रहे थे? अनोमय कोश पे। बाकी कोशों के लिए तो वो सिर्फ एक एडुकेशन दे रहे थे, काम अपने आप ही करना पड़ता है बाकी कोश पे। उस पे जो काम कर पाता था उसको उसका रिजल्ट मिलता था, जो काम नहीं कर पाता था उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो बाहर एलोपैथी से अपना ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कैंसर का कीमो करा चुके हैं, रेडियो करा चुके हैं, लेकिन वो भी आज अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल उनको दिया करता था डॉक्टर पांडे को कि वो भी तो बिता रहे हैं, उनको क्यों नहीं कीमो का साइड इफेक्ट हो, वो कैसे बच गए, वो कैसे आज उनको दोबारा कैंसर नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते थे कि जैसे आप एक एग्जाम्पल दो, तो मैं उनको एग्जाम्पल देता था युवराज जी का, युवराज सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं। मैं कहता था कि वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, वो कैसे ठीक है। तो वो कहा करते थे कि आप उनका जीवन देखो, कि जब उनको कैंसर हुआ उसके बाद वाला युवराज सिंह देखो और उससे पहले वाला युवराज सिंह देखो, तो आपको डिफरेंस खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके बाद वो किस तरीके से डोनेशंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो कैंसर सर्वाइवर की मदद कर रहे हैं, वो अपने कहीं ना कहीं बाकी के जो कोश हैं वो उसको डिटॉक्स कर रहे हैं, क्लींस रख रहे हैं, ताकि वो चीज़ दोबारा बने ही ना। क्योंकि इंसान है हम, हमारे कर्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि धीरे 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 हमारे कोश, जितने भी दूसरे कोश हैं जो मैंने बार बार जिक्र किया, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो टॉक्सिक हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस आती हैं वहाँ पे। वो चीज़ ट्रेवल होते होते हमारे अनोमय कोश में आके कैंसर बनता है। कैंसर आपके कुछ भी खा लेने से, पी लेने से, आपके कुछ भी ऐसा कर लेने से, कोई भी एक्टिविटी से कैंसर नहीं बनता है। अदरवाइज तो सारी दुनिया को कैंसर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे कोश से ट्रेवल होकर के आप तक पहुँचता है। ये उनकी रिसर्च थी, उनका कहना था कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोश रह गया, आनंदमय कोश। ये 5th कोश है, जिसे ब्लिस बॉडी कहते हैं। एंडलेस, सुबह उठने से लेकर रात तक हम जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारी एक ही चीज की खोज है, आनंद। सुख नहीं खोज रहे हैं हम, दुख नहीं खोज रहे हैं हम, आनंद खोज रहे हैं। इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग संतों को, महापुरुषों को सुनते हैं। कहीं ना कहीं सबकी खोज आनंद की है। हम कहीं ना कहीं आनंद को किसी न किसी तरह के एंटरटेनमेंट, या फिर कोई ना कोई लोग उसको किसी न किसी तरह के नशे में ढूंढता है, कोई किसी चीज में ढूंढता है, कोई किसी चीज में ढूंढता है, लेकिन फाइनली खोज आनंद की है। लेकिन वो आनंद तभी मिल सकता है जब ये चारों कोश अलाइंड होंगे, क्लींस होंगे, साफ होंगे, तभी आपको आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है। तब वो आपका ओपन होता है, वो खुलता है। तब ये हमारे सारे के सारे चक्रों से जुड़ा होता है। इस सारी बातचीत के ऊपर
डॉक्टर पांडे एक लाइन कहा करते थे, वो कहते थे कि ये चीजें, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी दिख रही है, हम इसका ट्रीटमेंट करके सोचते हैं हमने ट्रीट कर लिया, लेकिन मन को ट्रीट करना, मनोमय कोश को ट्रीट करना, विज्ञानमय कोश को ट्रीट करना, प्राणमय कोश को ट्रीट करना और आनंदमय कोश को तक लेके जाना किसी को, इसके लिए एनर्जीज का बहुत ज्यादा रोल है। जब हम एनर्जीज के ऊपर बात करते हैं, और वो ये कहा करते थे कि एनर्जी के ऊपर अभी तक उसको स्यूडो साइंस बता दिया जाता है या कुछ भी कह दिया जाता है, बट वो सनातन धर्म की जितनी बात करते थे कि सनातन में जितना कुछ भी मेंशन है, कुछ भी गलत मेंशन नहीं है, हमें समझ नहीं आता तो हम उसको मैजिक का नाम दे देते हैं। लेकिन वो बोलते थे कि जितने भी लोग एनर्जी साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं आज भी भारत में, वो लोग ही इस दुनिया को स्वस्थ भारत बना सकते हैं। जब तक वो लोग दूसरे डॉक्टर्स के साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ भारत का सपना ऐसा ही रह जाएगा। क्योंकि एनर्जी पे जो लोग भी काम कर रहे हैं वो क्वांटम साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली, और उनकी एक बहुत अच्छी लाइन थी डॉक्टर पांडे की, एनर्जी मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। वो कहा करते थे कि एनर्जी मेडिसिन पे काम होगा तो ही फ्यूचर मेडिसिन के ऊपर काम होगा, और यही फ्यूचर मेडिसिन है। ये सबके साथ मिलके काम करेगी, इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेगी। इंटीग्रेटेड मेडिसिन उन्होंने नाम ही इसलिए दिया था कि सब मिलके काम करें हॉलिस्टिक मैनर की तरह। उन्होंने इस पे कोर्स भी निकाला और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को ही लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये पूरा 5 कोश का सिग्निफिकेंस था, जो कि कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड से लिंक्ड है सारी की सारी चीज़ें, और यही उनका सपना था कि इस पे लोगों को एडुकेट किया जाए और ट्रांसफॉर्मेशन आए हेल्थ सेक्टर में, और लोग इस तरफ ध्यान दें। जितने एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को सुने और इस सपने को लेकर के आगे बढ़ें कि स्वस्थ भारत किया जा सकता है अगर हम अपने सनातन को, अगर हम इंडिया से भारत की तरफ लौट आएं, तो हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं बहुत जल्दी। उनके विजन को तो आपने क्लियरली बता दिया कि उनका विजन क्या था, लेकिन उनकी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी, उनकी मुहिम थी, जैसे मैंने कहा, स्वस्थ भारत, ये उनका नारा था। उनकी मुहिम थी कि हर घर में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो एडुकेटेड हो, जिसको राइट मेडिकल एजुकेशन मिली हो। मेडिकल एजुकेशन बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर मेडिकल प्रोफेशन अपनी ही फील्ड की एजुकेशन लेता है, लेकिन राइट लाइफस्टाइल, राइट वे टू लिव, ये हर किसी को आ जाए हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के थ्रू। ये उनका पूरा का पूरा विजन था, ये उनकी कोशिश थी। इसी के थ्रू उन्होंने कोर्सेज निकाले थे। आगे ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा कोर्सेज प्लान कर रखे थे उन्होंने कि जो उन्होंने लेके आने थे। लास्ट कोर्स उनका था वात दोष, जो उन्होंने कहा कि 85% ऑफ ऑल डिजीजेस आर ड्यू टू वात दोष, कि अगर वात दोष को ही संभाल लिया जाए तो 85% ऑफ डिजीज को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हो रखी है प्रॉब्लम तो हम उसको रिवर्स करा सकते हैं। तो इसके लिए उनकी एक कोशिश थी। इसमें एक बात मैं उनसे जो मेरी पर्सनली होती थी, मैं उनको जो बोलता था तो उनका क्या आंसर होता था वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। मैं उनको कहता था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स तो सिर्फ दवाई दे देते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स तो किसी को भी ठीक नहीं करते हैं, और आप भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और आप तो कोई ना आयुर्वेदिक दवाई देते हो ना एलोपैथिक दवाई देते हो, आप तो कोई दवाई देते ही नहीं हो। तो फिर हमें इसमें किसी की ज़रूरत क्यों है? आप लोगों को ट्रेन करो और वो लोग स्वस्थ भारत करेंगे, क्योंकि इसमें और कोई डॉक्टर्स तो कर नहीं सकते। तो वो मेरी इस बात को मना करते थे और मुझे समझाते थे कि सिकंदर, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचते हैं, पूरा अपना टाइम लगाते हैं, 7 साल अपने लाइफ के देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बनते हैं। तो उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है हमने। उनको जितना पढ़ाया गया, उन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। इमरजेंसी में वो ही जान बचा पाते हैं और कोई नहीं बचा पाता है। अभी राइट नाउ जो मार्केट में जो सिचुएशन है, इमरजेंसी में एलोपैथी ही बचा पाता है। कोई सर्जरी करनी होगी तो वो एलोपैथी वाला ही कर पाएगा, कोई हार्ट अटैक आता है तो एलोपैथी वाला ही बचा पाता है। उनका एक बहुत बड़ा रोल है
हमारे बीच में, और उनको अगर ये चीज अच्छे से बताई जाए कि वो अपने प्रोटोकॉल्स के साथ साथ कुछ वेलनेस वाली चीजें, कुछ राइट मेडिकल एजुकेशन वो अपने पेशेंट्स को दें, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जैसे वेगल स्टिमुलेशन के ऊपर वो बोलते थे, अब वेगल स्टिमुलेशन के ऊपर बहुत सारे एमिनेंट इंटरनेशनल डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोम पे वो बात करते थे, माइक्रोबायोम पे बहुत रिसर्चेस उनसे पहले भी हो रही थी, आज और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो वो इन चीजों के बारे में बोलते थे कि ये जो चीजें हैं जिसमें पेशेंट को अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स लीस्ट दवाइयां दें या फिर ना दें, कोशिश करें कि उसके बगैर ही उनको राइट लाइफस्टाइल बता करके, सही चीजें बता करके उनको ट्रीटमेंट करने के लिए दें, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और वो सेल्फ हीलिंग पावर के थ्रू वो ठीक हो। तो एक एलोपैथिक डॉक्टर जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक स्वस्थ भारत नहीं हो पाएगा। ये उनका पूरा विजन था। अब इसको किया कैसे जा सकता है? तो इसमें एक रिक्वेस्ट उनके बिहाफ पे मैं हाथ जोड़ के सभी से करता हूं, जो भी इस शो को देख रहे हैं, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है या यहां पर ये कंसेप्ट नहीं है कि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आप एक योग एक्सपर्ट हैं या आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आप एक हेल्थ कोच हैं। आप कोई भी हैं, आप इसी मुहिम में हैं। आपका भी कहीं ना कहीं सपना स्वस्थ भारत का है, जो सपना डॉक्टर अवधेश पांडे जी का था। तो सभी का ये सपना है और इसको कोई एक पर्सन या एक डॉक्टर पांडे अकेले पूरा वैसे भी नहीं करने वाले थे, और ना अब ये सपना वैसे भी कोई अकेले पूरा इसको कर सकता है, ना इसमें कोई लीडर बन सकता है कि इस सपने को लेकर के हम लीड ले रहे हैं। सबको अपने अपने लेवल पे मिल के एक साथ जुड़ के इस चीज पे काम करना पड़ेगा। चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जब ओथ लेते हैं तो वो जो उनके फादर ऑफ मेडिसिन हैं जो थे हिपोक्रेट्स, उनकी ओथ लेते हैं। उन्होंने ही कहा कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, और ऐसा कोई डिजीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना दवाई के ठीक नहीं की जा सकती या फिर लीस्ट कम से कम दवाइयों के सपोर्ट लिए ठीक नहीं करी जा सकती। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी डॉक्टर एमिनेंट्स हैं, सब बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, चाहे वो आयुर्वेद वाले हो, एलोपैथी वाले हो, कोई भी हो, वो अपने अपने लेवल पे मिल के काम करें, इंटीग्रेट होकर के काम करें, रादर देन सब अपने अपने क्लिनिक, अपने अपने सेंटर तो सब खोल के बैठे हैं। कोशिश करें सब एक दूसरे से जुड़ के काम करें। इस मुहिम में कहीं ना कहीं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि जिनसे मैंने शुरुआत करी इस फील्ड में, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। पहले राजीव दीक्षित जी से काफ़ी कुछ सीखा, उनकी वीडियोस देख देख के डॉक्टर विश्वरूप जी के कोर्सेज लिए। उसके बाद आचार्य मनीष जी हैं, जीना सीखो, जो लाइफ केयर लिमिटेड चला रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग अपने अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि स्वस्थ भारत के लिए आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी है, लेकिन अगर एक साथ जुड़ के एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देके अगर हम काम करें तो ही स्वस्थ भारत हो पाएगा। अदरवाइज जो डॉक्टर पांडे की एक बात है कि हमें हाथ जोड़ के चलना पड़ेगा, हाथ तोड़ के हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो किसी से लड़ के नहीं चलना है, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एंडलेस हम अपने भारत के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और टाइम बुरा आ चुका है, आ रहा है। जिस तरीके से डिजीजेस बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, हम उतने इक्विप्ड नहीं हैं। जब तक हम उनको जीना नहीं सिखाएंगे, जब तक हम उनको वेलनेस की तरफ नहीं लेके आएंगे, प्रिवेंशन की तरफ नहीं लेके आएंगे, और हम खाली सिर्फ ट्रीटमेंट पे जोर देंगे, तो हमारे पास ना उतने हॉस्पिटल हैं, ना उतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उस चीज़ को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको राइट मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने लग जाएं कि जिससे वो बीमार ना पड़ें, तो हम स्वस्थ भारत का सपना बहुत तेजी से पूरा कर पाएंगे। सिकंदर जी, हमें उम्मीद है कि ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।